आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक और भी खूबसूरत कहानी, जिसका शीर्षक है एक घर हो सपनों का। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एक घर हो सपनों का। स्कूटर की परिचित आवाज़ सुनकर मैंने बिनाई एक ओर रख दी और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। हस्ब मामूल अम्मा का कहीं पता न था। मजबूरन मुझे ही रसोई घर में दौड़कर जाना पड़ा। उधर भूसड़ जैसे इस अवसर की ही राह देख रहा था। उधर उन्होंने घर में पाँव दिया, इधर इसने जोर शोर से अपना राग अलापना प्रारंभ कर दिया। अरे कहाँ हो भई, अपने लाडले को जरा चुप तो कराओ। इनकी झल्लाई हुई आवाज़ आई। अभी आई, मैंने कहा और जल्दी जल्दी किसी तरह 4 चिप्स तलकर चाय तैयार की। बाहर आई तब तक मुन्ने मियाँ सारे घर को अपनी आवाज़ से भर चुके थे। कमबख्त जरा हिलने नहीं देता। मैंने पलंग पर अपना आसन जमाते हुए कहा, हिलने की ज़रूरत ही क्या है, यू आर सपोज टू टेक रेस्ट। अम्मा जी कहाँ हैं? शायद पड़ोस में अचार डलवाने गई हैं, मैंने यथाशक्ति सहज होते हुए कहा। हालांकि शायद शब्द यहाँ एकदम फिजूल था। मुझे मालूम था अम्मा पड़ोस में हैं और मन ही मन मैं गुस्से से उफन रही थी। कभी कभी मुझे लगता है क्या यही कि हम लोगों ने अम्मा जी को अपने लिए नहीं, चाची जी के लिए बुलवाया है। तो क्या पड़ोस में जाना भी गुनाह हो गया? मैंने बेवजह तुनकते हुए कहा। चाची बेचारी हमेशा मेरी कितनी मदद कर देती हैं, सो पड़ोस में रहकर इतना तो करना ही पड़ता है। वह चुपचाप चाय का घूंट भरते हुए मेरी रामायण सुनते रहे। लड़कियां कहाँ हैं? कप रखते हुए इन्होंने पूछा। वही होंगी, कच्चे आम जो मिल गए होंगे, कोई मना करने वाला तो है नहीं। तुम तो रोक सकती थीं। अब तुनकने की बारी इनकी थी। दिन भर उटपटांग चीज़ें खाया करती हैं, फिर रात में खांस खांस कर सबकी नींद खराब करती हैं। और इतने ही पर यह चुप नहीं हुए। आंगन में जाकर इन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, पुनीता, महिमा। पल भर में ही दोनों दौड़ती हुई आईं और अपने पापा के रौद्र रूप से डरकर सहमी सहमी अपने बस्ते खोलकर बैठ गईं। एक अजीब सी मनहूसियत सारे घर पर छाई रही, बेमतलब। सांझ ढले अम्मा लौटी, इन सब बातों से बेखबर। कितनी देर कर दी अम्मा, मैंने किसी तरह अपने पर काबू रखकर कहा। लली, 200 अमियन का अचार पड़ा है, पूरी दोपहर हो गई काटते काटते। फिर कुछ कुतरा, कुछ मुरब्बा, कुछ चटनी। तो आज ही सब कुछ ज़रूरी था क्या? चाची भी कमाल करती हैं। अरे हम ही ने कहा कि बना लो, रोज रोज का झंझट कौन पाले। और इसके बाद अम्मा कमर सीधी करके जो लेटी तो रात के 9 बजे मेरे जगाने पर ही उठी। मिश्रानी तब तक खाना बना कर जा चुकी थी। उसकी हाजिरी में मुझे बराबर रसोई में ही रहना पड़ा था। दूसरे दिन सुबह चाची के यहाँ से आम की खट्टी मीठी चटनी और मुरब्बा आया था और उनके स्वाद से इनका रात वाला मूड गायब हो चुका था। यह तो मानना पड़ेगा कि चाची साक्षात अन्नपूर्णा हैं। कितनी तरह के अचार बना लेती हैं और एक से एक लाजवाब। इन्होंने चटकारे लेते हुए कहा। तो ये कौन बड़ी बात है लला, हमसे कहो तो हम 25 तरह के अचार बना दें। औरत होके इतना भी नहीं जानेंगी का? हम दोनों मुस्कुरा दिए। अम्मा यूँ तो दिन भर चाची के गुण गाएंगी, पर कोई दूसरा तारीफ करे तो उन्हें ईर्ष्या हो आती है। अच्छा अम्मा जी, यह बोले, आप तो इतना सब जानती हैं, अपनी लाडली को तो आपने कुछ सिखाया नहीं। ढंग का अड़ोस पड़ोस न हो तो मैं अचार खाने को तरस जाऊं। मैंने बड़ी बड़ी आंखों से इन्हें घूरा, पर यह शरारती ढंग से मुस्कुराते रहे। अरे बेटा, वह बेचारी कहाँ से सीखे। अम्मा ने भी सूरना शुरू किया। बाप ने कभू 5 नीबुआ तो लाकर दिए नहीं, दूसरे की गिरफ्त में अपना क्या जोर।
अम्मा देखो तो मुन्ना क्यों रो रहा है, अभी तो सुला कर आई थी। मैंने किसी तरह अम्मा को रसोई से बाहर ठेलते हुए कहा। फिर बेमतलब मोहल्ले टोले की बातें ले बैठी जिसमें अम्मा की बातें डूब जाएं। तुम्हें यह क्या हो जाता है अम्मा? कभी कभी इनके दफ्तर जाते ही मैं फट पड़ी। क्या हुआ री? कहाँ कहाँ की बातें ले बैठती हो, किससे कौन सी बात कही जाए इसका भी आपको होश नहीं रहता। गड़ी मुर्दे उखाड़ने की भला क्या जरूरत थी? बात में से बात निकल ही आए है बिन्ना, और फिर लल्ला कोई पर आए हैं। अम्मा ने भोला सा मुंह बनाकर कहा। क्या उत्तर देती मैं, कैसे समझाती उन्हें कि सही बात मालूम होने से ससुराल में मेरी कितनी किरकिरी हो जाएगी। यहाँ तो सब लोग यही जानते हैं कि बहू इतने बड़े जमींदार की भांजी है। इसका एक भाई धनबाद की कोयले की खानों में बड़ा सा इंजीनियर है, छोटा भाई हवाई जहाज का पायलट है। कभी मैंने इन्हें यह आभास नहीं होने दिया कि सारा बचपन मैंने मामा मामी के आश्रय में बिताया है। मेरे अफसर भाई भी उन्हीं की छत्र छाया में पलकर बड़े हुए हैं, और मेरा कन्यादान भी मामा ने दान की भावना से ही किया था। पिताजी के रहते भी अनाथों का सा जीवन बिताया था हम लोगों ने। उस मानसिक यंत्रणा की स्मृति भी अब जहर सी लगती है। अपने आत्मगौरव को अब जरूरत से ज़्यादा सहेजने लगी हूँ मैं। तीसरे पहर अम्मा बोली, लली हम तनिक दुल्हन के साथ बाजार हो आई। क्या लाना है? मैंने रूखे स्वर में पूछा। दुल्हन अपने तई धोती खरीदेगी, शादी में जाएगी ना। मन में आया था कह दूं, आपको उनके साथ बॉडीगार्ड बनकर जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कह न सकी। जिस बाल सुलभ उत्साह से वे पूछने आई थीं उसका लिहाज करना पड़ा। बाद में बड़ी देर तक मैं भुनभुनाती रही, यह भी कोई तरीका है? आप दिन भर दूसरों के यहाँ पहरा देती रहें, यहाँ मेरी लड़कियाँ भूखी बैठी रहती हैं। ये बेचारे चाय के लिए तरस जाते हैं, इनके आराम के लिए हमने मिश्रानी रख छोड़ी है, और आप देखो तो दिन भर दूसरों के यहाँ व्यर्थ में खटती रहती हैं। आज पापड़ है तो कल बड़ियाँ, आज धनिया साफ हो रहा है तो कल हल्दी पीस रही है। पड़ोस के घर के प्रति यह मोह सीमा पार करता जा रहा है। कहाँ तो हम डर रहे थे कि जरा से क्वार्टर में अम्मा का दिल नहीं लगेगा। भैया का शाही बंगला याद करके यह संकोच में भर उठते थे। तो मेरी ही जिद थी जो अम्मा को यहाँ लिवा लाई। भूषण को लड़कियों के भरोसे संभलवाने की बड़ी समस्या थी। फिर मेरा भी मन अम्मा के पास रहने को हो रहा था। भैया के पास साल 2 साल में चक्कर लगा आती हूँ, पर वहाँ सब कुछ कितना फॉर्मल होता है। उस वातावरण में खुलकर हंसना बोलना भी संभव नहीं। यही सोचकर अम्मा को बुला लिया था। सोचा उन्हें भी तो कुछ परिवर्तन चाहिए। अम्मा के टैक्सी से उतरते ही पड़ोस के पंडित जी ने भौजी पाए लागी कहा तो अम्मा एकदम निहाल हो गईं। फिर बड़ी आसानी से वह चाची की जीजी बन गई बैठी, और जब तक उन्हें साधिकार दुल्हन कहकर पुकारने लगी। इस रिश्ते की मिठास ने पड़ोस के संबंधों को और भी मजबूत बना दिया। अम्मा तो जैसे अपना सारा वात्सल्य उन्हीं पर उड़ेले दे रही थीं, और उनकी लड़की दामाद होकर भी हम लोग इस दौड़ में बहुत पीछे रह गए थे। इनके दफ्तर से लौटने से पहले ही मैंने चाय नाश्ता तैयार कर दिया था, ताकि कल की तरह इनका मूड ऑफ न हो जाए। अम्मा जी कहाँ हैं? चाय पीते हुए इन्होंने पूछा। चाची के साथ बाजार गई हैं, शायद उन्हें कुछ कपड़ा खरीदना था। मैंने बतलाया और संभावित व्यंग्योक्ति का उत्तर देने के लिए तैयार होकर बैठ गई, लेकिन इनका मूड कुछ अच्छा था, अतः बोले, अम्मा को कुछ पैसे दे दिए थे ना, शायद वे कुछ खरीदना चाहें। उन्हें भला मेरे पैसों की क्या ज़रूरत, उनके बेटे उन्हें नोटों की गड्डियाँ देते रहते हैं। मैंने दर्प से कहा, पर सच तो यह था कि मैं भीतर ही भीतर शर्म से सिकुड़ गई थी।
जो बात यह सोच सके वह भला मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। गुस्से के मारे मैं बस इतना ही कह पाई थी उस वक्त, तांगा वांगा कर लेना नहीं तो चाची के साथ घिसटती फिरोगी। बाजार बहुत दूर है। दिन ढले वे लौटी तो सीधे मेरे कमरे में। ये घर पर थे नहीं, लड़कियों को लेकर घूमने गए हुए थे। संकोच का कोई प्रश्न था ही नहीं। वहीं चाय बनी और बड़ी देर तक साड़ियों के रूप रंग की चर्चा होती रही। अम्मा का उत्साह और खुशी देखने लायक थी, जैसे कपड़ा उन्हीं के लिए आया हो। अच्छा बिन्नी, ये पड़ोस के लाला जी PW में है ना? चाची के जाते ही अम्मा ने कहा। हाँ, क्यों? क्या तनख्वाह होगी? मुझे नहीं मालूम। तुम तो दिन भर बैठी रहती हो चाची के पास, पूछ क्यों नहीं लेती? अम्मा कुछ क्षण विचार मग्न बैठी रहीं। कुछ देर पहले वाला उल्लास जाता रहा था। तेरे बाबूजी भी PW में थे ना? क्या पता, बाबूजी की नौकरी से हम लोगों का वास्ता ही क्या था, मैंने रुखाई से कहा। बचपन की ढेर सारी कड़वी यादें मन में उगाईं। इसी नौकरी पर थे तेरे बाबूजी, पर कभी शौक से एक रुमाल भी ना खरीदा हमने। दुल्हन को देखो, 4-4 धोतियाँ एक साथ ले डालीं। अम्मा का स्वर ऐसा था कि मुझे दया हो आई। सांत्वना सी देते हुए मैंने कहा, वे भी कोई साड़ियाँ हैं अम्मा। मैं तो उनके सामने यूं ही तारीफ कर रही थी, वरना तुम्हारी हर साड़ी उनसे कीमती है। ये जो साड़ी तुम पहने हो, जानती हो पूरे 70 की है। भैया लखनऊ से लाए थे मेरे सामने। अम्मा बड़ी देर तक सफ़ेद लखनवी चिकन की अपनी साड़ी को उलट पुलट करती रहीं, फिर बोलीं, अब 100 की भी पहन लो तो क्या? जब पहनने का मन था तब तो उतरन पुतरन पे ही काटी है। आंसुओं से भीगा अम्मा का यह वाक्य बड़ी देर तक मेरे मन को मथता रहा। अपना अभिशप्त बचपन आँखों के आगे घूम गया। बचपन की उन स्मृतियों में बाबूजी की भूमिका खल पुरुष की सी थी। याद पड़ता है तो यही कि अम्मा जब तक 3 बच्चों को लेकर बाबूजी के दरवाजे पर जा खड़ी हो जाती। सफ़र की थकान के बीच भी हम लोगों के मन में घर लौटने का उत्साह होता। घर हमेशा सपाट और वीरान मिलता, न बर्तन, न बिस्तर, न खाने का सामान। अम्मा हर बार नए सिरे से घर को चमकाती। हम लोगों का दाखिला नए स्कूलों में कराया जाता, लेकिन यह सब नाटक थोड़े ही दिन चल पाता। मामा जी की दी हुई पूंजी समाप्त होने लगती और एक बार फिर हम सबको लौटना होता अपने ननिहाल। बाबूजी न तो आने पर हमारा स्वागत करते, न जाते हुए उनका मन भारी होता। उनके तो लोग पर लोग जैसे बस बोतल से ही बंधे थे। हम लोग शर्म से बचते हुए पिछले दरवाजे से प्रवेश करते। छोटी मामी मुंह में पल्लू दबा कर कहती, जीजी हो, ननद रानी आ गई। आटे सने हाथ लेकर बड़ी मामी दौड़ी दौड़ी आती और कहती, अरे अब की तो बड़े दिन लगा दिए ससुराल में। अम्मा गुमसुम बैठी रहती। 2-4 दिन उनका यही रूप रहता, फिर धीरे धीरे रसोई में, गायों के बाड़े में, कुएं पर, सब जगह वे फिरकिनी सी घूमने लगती और मामी लोगों को आराम हो जाता। फिर किसी दिन किसी बात पर उनके स्वाभिमान को ठेस लगती और वह मैं लाव लश्कर पति के दरवाजे पर जा पहुँचती। फिर किसी ऋतु चक्र की तरह अम्मा का यह आवागमन भी अबाधित रूप से चल रहा था। कुछ ज़्यादा समझने की उम्र नहीं थी, फिर भी यह बात खटकती थी। मौसी लोग आती हैं तो आराम से बैठी रहती हैं। उनके लिए, बच्चों के लिए नए नए डिज़ाइन के कपड़े बनते हैं। जाती हैं तो साथ मेवे, मिठाइयों के, फलों के टोकरे जाते हैं। हम लोगों के हिस्से में यह सत्कार, यह सम्मान कभी नहीं होता। और एक बार इसी तरह हम लोग विदा हो रहे थे, तब मामा जी ने गुस्से में कहा था, बसंती तेरी जो मर्जी हो कर, लेकिन इन लड़कों की ज़िंदगी बिगाड़ने पर क्यों तुली हो? बार बार के आने जाने में इनकी पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है, यह तेरी समझ में नहीं आएगा। और सचमुच दोनों भाइयों को उन्होंने हमारे साथ नहीं भेजा था। उस बार अकेली मैं ही अम्मा के साथ गई थी।
मुझे भी वहाँ जाना जरा अच्छा नहीं लगता था। खासकर वहाँ से लौटना मन में अजीब सी ग्लानि भर देता था। जैसे जैसे बड़ी होती गई मैं स्कूल का पढ़ाई का बहाना करके घर पर ही रह जाती, लेकिन अम्मा बदस्तूर जाती रहीं। पता नहीं किस सुख की आशा में वह दौड़ दौड़ कर वहाँ जाती। बाबूजी की बीमारी में तो पूरे 8 महीने वहीं रहीं और उनकी मृत्यु पर ऐसी बिलख बिलख कर रोईं कि उन्हें देखकर ही मुझे रुलाई आ गई थी। नहीं तो पिता नामक व्यक्ति के लिए तो मेरी आंखों से एक बूंद भी नहीं निकला था। अम्मा की बात जैसे उन सारे दुखों को साथ जगा गई थी। 2-4 दिन बाद ही चाची अपने भतीजे की शादी के लिए अलीगढ़ चली गईं। जाते हुए अम्मा के पांव छूने आईं तो अम्मा ने अपनी सौगंध दिलाकर कहा, लाला से कहियो खाना यहीं खाएंगे, घर पर खटपटी करने की ज़रूरत नहीं। वे दोनों बेचारे मुंह ताकते रह गए। संकोच तो खैर था ही, पर मेरी रसोई में कभी कभार अल्लम गल्लम पकता था, उसकी उन्हें खबर थी। इसी कारण मैं भी इसरार नहीं कर पा रही थी। आखिर पंडित जी को ही उपाय सूझा। बोले, भौजी अब इस बुढ़ापे में मैं लड़की के घर खाते क्या अच्छा लगूंगा, और मैं जो चल रही हूँ। तुम्हारी बात और है, तुम्हारे 2-2 लाल हैं, बिटिया का घर भर देंगे, मैं गरीब यह कर्ज कैसे उतारूंगा। बेटों की प्रशंसा से अम्मा गदगद हो उठी और बोली, अच्छा चलो तुम्हारी बात मानी, पर एक शर्त है, खाना तुम नहीं बनाओगे। दुल्हन के हाथ की पूरी पकवान तो बहुत खाए हैं, कुछ दिन मेरे हाथ की कच्ची पक्की भी खा के देख लेना। बेचारे बड़ा मना करते रहे, पर अंत में यही व्यवस्था पक्की हुई। तुम भी अम्मा कहाँ कहाँ की बला सिर पर ले लेती हो। उनके जाते ही मैंने कहा, चाची कोई आज पहली बार बाहर जा रही हैं, पंडित जी तो स्वयं बना लेते हैं। तो क्या हुआ लली, 4 रोटियां हम ही सेक देंगे तो क्या है। बेचारे दोनों जने कितना आदर मान करते हैं, इतना तो अपन को करना ही पड़ेगा। मैं चुप रही। जिंदगी भर अम्मा ने रोटियां सेकी हैं दूसरों की, लेकिन वह मजबूरी दूसरे प्रकार की थी, यह दूसरे प्रकार की। मान मनुहार की भूखी अम्मा क्यों मेरे पड़ोसियों पर जान छिड़कती हैं, यह मेरी अब समझ में आया। पति से तिरस्कृत नारी की हर जगह दुर्गति होती है, चाहे ससुराल में हो चाहे पीहर में। वह तो बिना पेंदे की लुटिया होती है, जिधर चाहा लुढ़का दिया। बिना पैसे की नौकरानी होती है, जब चाहा जैसा चाहा काम लिया और बस छुट्टी। जिसके पीछे 4 बच्चे होते हैं, उसे तो यह जहर का घूंट पीना ही पड़ता है। अकेली जान हो तो कुएं में कूद जाए कोई। भैया भाभी के राज में अम्मा खूब आदर मान बटोर रही थी, लेकिन भौजी की सी मिठास उस नीरस माता जी में कहाँ थी। चाची चली गईं और पंडित जी की रसोई पर अम्मा का आधिपत्य हो गया। उन्हें समय पर सुस्वाद भोजन करवाने में उनका उत्साह जैसे छलक पड़ता था। सुबह खिला चुकती तो शाम के नाश्ते की सोचती, रात को लेटे लेटे सुबह की प्लानिंग करती। कभी दाल भिगो देती, कभी चने, कभी गीला मसाला डालती तो कभी सूखा। जितने प्रकार के चावल वह बनाना जानती थी, सबका नमूना उन्होंने 8 दिन में पेश कर दिया था। आलू की सब्जी कोई 4-5 किस्म की बनाकर खिलाई। चाची को कटहल देखने से भी चिढ़ थी, इसलिए बनने का भी कभी सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन अम्मा ने दामाद से कहकर कटहल मंगवाया और उसकी सब्जी परोस कर पंडित जी को सुखद आश्चर्य में डाल दिया। वह कहते, भौजी इसी तरह महीना 2 महीना तुम्हारे हाथ का खाता रहा तो कपड़े नए बनवाने पड़ेंगे। रहने दो लाला, क्यों मुँह देखी कहते हो, आधे भी तो नहीं रह गए हो। दुल्हन आकर मुझसे न लड़े तो देख लेना। लेकिन अपनी प्रशंसा उन्हें पुलकित करती, वह उनका खिला खिला चेहरा ही बता देता। अम्मा, मैं कहती, किसी दिन भैया आकर देख लें तो कितना नाराज होंगे, वह तो तुम्हारे आराम का कितना ख्याल रखते हैं। अरे तो आराम की कहीं कमी है? अम्मा एकदम बिफर उठती। मैं कोई लंगड़ी लूली हूँ, अपाहिज बीमार हूँ, बस एक कमरा दे दिया, दिन भर पलंग तोड़ो और दीवार से सर फोड़ो। भाभी बातें नहीं करती।
बस कभी कभी फुर्सत कहाँ है, मीटिंगें चलती रहती हैं दिन भर, न हमें साथ लिवा जाती हैं, न कोई हमारे पास आता है, न कोई बात कहने को, न कोई काम करने को। सच इतना जी घबराता है। अम्मा के उस एकांतवास की कल्पना से मेरा भी जी घबरा उठता। भैया के यहाँ जब भी जाती मेरे हिस्से में भी वही आता था। कभी कभार छोटे भैया के यहाँ चली जाया करो, मन बहल जाएगा। ना बाबा, बड़का तो फिर भी कभी 5-10 मिनट पास आकर बैठता है, छोटा तो पूरा अंग्रेज बन गया है। आधी आधी रात तक दोनों घर नहीं आते। इतने बड़े बंगले में अकेले जी घबराने लगता है। बड़के के यहाँ बच्चों की रौनक है, खाने पीने का भी विचार है। वे अपने कुछ भी खाएं पिएं, हमारे बर्तन, हमारी महाराजिन सब अलग हैं। एक अकेली अम्मा के लिए भैया ने एक महाराजिन रख छोड़ी है। अम्मा की रसोई का कमरा भी अलग है। जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं अम्मा ने, और अपनी शक्ति भर उन्हें सुख देने का प्रयास भैया करते रहते हैं। फिर भी वह यहाँ दूसरों की रसोई पका रही हैं, सो भी बड़े चाव से। किसी को बनाकर खिलाने का, किसी से प्रशंसा पाने का नारी सुलभ मोह वे कैसे छोड़ दें। भैया के यहाँ तो वह किसी काम में हाथ नहीं लगाती। हाँ, मैं जब जाती हूँ तब भले ही शौक से कुछ बना खिला दें, और दिनों में तो वह तरस कर रह जाती हैं कि भैया किसी चीज़ के लिए कहें और वह बना कर खिलाएं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि अम्मा तुम्हारे हाथ की अमुक चीज़ खाए बहुत दिन हो गए। फिर भी उनका दोष क्या है। खाने खेलने की उम्र तो दूसरों की देहली पर बीत गई। जो सामने आया कृपा प्रसाद समझकर खा लिया। अपनी कोई पसंद नापसंद जैसी चीज़ रही ही नहीं। माँ से किसी बात के लिए हट किया जाता है, यह बात उन्होंने जानी ही कब। तो अम्मा अपना चिर संचित शौक पूरा कर रही थीं। इतनी भरी पूरी रसोई में एक छत्र अधिकार उन्हें पहली बार मिला था। मेरा घर फिर भी लड़की का घर था, थोड़ा बहुत संकोच तो हो ही जाता है। सिर्फ खाना बनाकर ही उन्हें तृप्ति नहीं थी। कभी दाल लेकर बीनने बैठ जाती, कभी चावल, कभी किसी चीज़ को धूप दिखाती, कभी किसी चीज़ को। यूँ चाची बड़ी सुघड़ गृहिणी थीं। सारा सामान हमेशा कुटा पिसा साफ सुथरा रखा रहता था। फिर भी अम्मा अपने लिए छोटे मोटे काम निकाल ही लेती। रसोई का दरवाज़ा पीछे से बंद कर चाबी अपने पास ही रखती, ताकि पंडित जी के आने से पहले चाय नाश्ता तैयार कर सकें। छुट्टी वाली दोपहर दिन भर खूब सो लेने के बाद 4 बजे इन्होंने आंखें खोली। घर बड़ा सुनसान लग रहा है। कहाँ चले गए सब लोग भई? यह उठने का उपक्रम करते हुए बोले। लड़कियां खेलने निकल गई हैं, अम्मा शायद तुम्हारे संकोच में पड़ोस में पढ़ रही होंगी। पड़ोस में? क्यों? पंडित जी तो शादी में गए हैं ना, चाबी तो अम्मा के पास है। तब तो आज चाय मैं बनाऊंगा। तुम्हारी माँ आई हैं तब से रसोई घर में नो एडमिशन का बोर्ड लगा दिया है तुमने। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, मज़े से बैठी बुनती रही। लेकिन इतने आराम से चाय पीना उस दिन भाग्य में नहीं था। 2 ही मिनट बाद यह बाहर आए और बोले, रेखा 1 मिनट इधर आओ। क्या है? उनकी आवाज़ में ऐसी रहस्यमयता थी कि मैं घबरा उठी। इनके पीछे पीछे रसोई की खिड़की से देखा, अम्मा 10-12 पीतल के छोटे छोटे डिब्बों का ढेर लेकर बैठी हैं और उन्हें नींबू और राख से चमका रही हैं। यह क्या हो रहा है अम्मा? मैं एकदम आंगन में जाकर बोली। अरे ये डिब्बे इतने कलिया गए हैं, हमने सोचा। ओफो, तो क्या हो गया? ये तो बरसात के दिन है, 2 दिन बाद फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो क्या हुआ, 2 दिन तो चमकेंगे। इतनी सहजता से उन्होंने कहा कि मुझसे उत्तर देते न बना। 2.5 महीने के बच्चे का ख्याल छोड़कर मैं भी वहीं बैठकर उनका हाथ बटाने लगी। किसी तरह वो आयोजन पूरा हुआ। फिर उन्हें धो पोंछ कर पूर्ववत भरा गया और यथास्थान रखा गया। चाची की अनुपस्थिति में उनके घर में इतनी दखलंदाजी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पर अम्मा बड़ी तृप्त दृष्टि से चमकते डिब्बों की उस कतार को देख रही थी। चलो अम्मा घर चलें, मैंने कुछ सख्ती से कहा। घर पर आकर वे बड़ी देर तक गुमसुम बनी रहीं। मुझे लगता रहा मेरा स्वर बहुत ज़्यादा कड़ा तो नहीं था।
मैं यूं ही इधर उधर की बातें निकालती रही ताकि वह सब भूल जाएं। लली, बड़ी देर बाद वह बोली, झांसी में हमारे पड़ोस में एक मैराठन थी। उसका घर जब देखो चमचम चमकता रहता था। उसे अपने घर बुलाते भी ला जाती थी। घर में बस एक कनस्तर था आटे का, बाकी सौदा जैसा बनिए के यहाँ से बद कर आता वैसा ही रखा जाता। सारी शाम अम्मा उदास बनी रही, बस बार बार एक ही बात कहती, यही पीडब्ल्यू की नौकरी तेरे बाबूजी की थी, यही लाला जी की भी है, पर दुल्हन को देखो कैसे ठाठ से रहती हैं। बेचारे पंडित जी का परिवार बहुत साधारण था, बाल बच्चे थे नहीं, इसलिए 4 चीज़ें भी घर में आ गई थीं। लेकिन अम्मा बेचारी के भाग्य में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना ही लिखा था। आज बहुओं की रसोई में गैस के चूल्हे हैं, इलेक्ट्रिक ओवन है, बाथरूम में गीज़र हैं, लेकिन अम्मा स्टोव पर खाना बनाने की तमन्ना भी पूरी न कर सकीं। मामा का घर तो देहाती था, इतने लोगों का खाना लकड़ी पर ही बन सकता था, लेकिन पति के शहरी मकान में स्टोव पर खाना बनाने का उन्हें बहुत शौक था। बहुओं के पास चीनी के, स्टील के, मुरादाबादी बर्तनों के सेट्स लगे हुए हैं, पर अम्मा को दूध के लिए एक स्टील की पतीली की इच्छा थी। वह भी मन की मन में रह गई। और दूध भी कितना आता, पाव भर की आधा सेर बस। अम्मा की बातों से मेरा मन भी उदास होने लगा। आखिर मैंने कहा, रहने दो अम्मा, बीती बातें कहने से मन को दुख होता है, फिर मरे हुए व्यक्ति को कोसना तनिक भी अच्छा नहीं। रात दिन मेरा मन जो जलता है लली, कभी तो बात मुंह पर आती ही है। गृहस्थी का सुख देखा ही क्या है मैंने, घर बसाना और चीज़ है, बच्चे पैदा करना और। अम्मा पर उदासी का यह आलम 2-4 दिन बड़ी मुश्किल से रहा। पंडित जी जिस दिन आने वाले थे, उस दिन सुबह से उनका उत्साह देखने योग्य था। उनका दूध लेना, पानी भरना, झाड़ू बुहारी, सारा काम अम्मा ने बड़े मनोयोग से किया था। शाम को वे आए तो अम्मा ने ही उन्हें बनाकर खिलाया। रात बड़ी देर तक उन लोगों की बातें चलती रहीं। दान दहेज, दूल्हा दुल्हन, नेक व्यवहार आदि पर चर्चा होती रही। वहाँ जो कुछ सुनकर आईं, वह सब मुझे भी सुनाया गया, और यह सब कहते हुए उनका मन ऐसे उत्साहित हो रहा था मानो वह स्वयं भतीजे की शादी करके आई हों। अब अम्मा के पास कोई काम नहीं था, वह बड़ा खाली खाली सा अनुभव कर रही थी। सुबह देर तक बैठी भूसड़ को खिलाती रहती, नहीं तो बच्चों में उनका मन कम ही लगता था। दोपहर में जब सब दफ्तर जा चुके, तब चाची ने घर का सफाई अभियान शुरू किया। फर्श को धो पोंछ कर साफ किया, खिड़कियों के शीशे चमकाए, एक एक चीज अलमारी से उतार कर नए सिरे से रखी। बाहर से लौटने पर चाची का यह हमेशा का कार्यक्रम था। अपने साफ सुथरे घर पर उन्हें नाज था, और इसके लिए उन्हें मेहनत भी कम नहीं करनी पड़ती। मैंने सोचा था इस बार कम से कम किचन उन्हें चाक चौबंद मिलेगा, कम से कम वहां उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर जब वहां भी उन्होंने डिब्बे, बर्नियों, टोकरियां और सूप आदि उतारने प्रारंभ किए, तो मुझसे नहीं रहा गया। चाची, अम्मा ने बहुत चौकसी रखी है आपके किचन की, जरा भी कूड़ा नहीं मिलेगा, और सारे डिब्बे भी मांज कर साफ किए थे एक दिन। मैंने और चाची ने एक साथ डिब्बों की ओर देखा। बरसाती हरे काले धब्बे लेकर वे मेरा मुंह चढ़ा रहे थे। जीजी ने बहुत किया है बिटिया, यह बता रहे थे, माँ भी क्या करेगी, ऐसी सेवा की है, पर अब उनकी उम्र भी तो नहीं है यह सब करने की, चाची ने सांत्वना सी देते हुए कहा। फिर दूसरे दिन चाची ने डिब्बों का उद्धार किया, तीसरे दिन कच्चे आंगन को लीपा, चौथे दिन अम्मा मेरे आंगन में बैठी उदास भाव से देखती रहीं, और फिर अचानक एक दिन उन्होंने घर जाने की इच्छा प्रकट की। ऐसी क्या जल्दी है अम्मा, अब बिटिया के घर ज्यादा रहें तो अच्छा थोड़े ही लगता है, एक न एक दिन तो अपने घर जाना ही है। और मैं सोच रही थी, कहाँ था अम्मा का अपना घर, कब था। और इन्हीं अंतिम भावपूर्ण शब्दों के साथ मालती जोशी जी द्वारा लिखी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
आप सभी श्रोतागणों से एक बार फिर से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा बोली जाने वाली यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।